प्रिय मित्रों, आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर के आए हैं। कहानी को अंत तक सुनिएगा ताकि आपको समझ में आ सके कहानी का आशय क्या है और निस्वार्थ प्रेम क्या होता है। तो आइए देर न करते हुए हम कहानी में प्रवेश करते हैं। विनय आज अपने कमरे में बड़ा ही परेशान था और बार बार अपने भविष्य के बारे में उसे लेकर चिंता हो रही थी। 2 साल से परिश्रम करने के बावजूद असफल रहा। आज भी वह परेशान था कि पता नहीं परिणाम क्या आएगा। विनय एक साधारण परिवार का लड़का था। घर पर उसके माता पिता रहते थे। बहुत ही आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, पर उसके पढ़ने के लिए किसी तरह से पैसा जुटा करके उसे भेजते थे। 2 साल से लगातार वह प्रशासनिक अधिकारी की परीक्षा दे रहा था और इलाहाबाद में रह करके तैयारी कर रहा था, पर 2 साल से असफल हुआ था। आज भी वह बहुत परेशान था। अब उसके पास फ़ोन भी नहीं था और वह उसकी हिम्मत भी नहीं पड़ रही थी कि जा कर के परिणाम पता लगा करके आएँ। भीषण दोपहरी थी। गर्मी से उसके कपड़े पसीने से तरबतर होकर उसके शरीर से चिपट गए थे और उदास था, बैठा हुआ था। उसके पास कोई फ़ोन भी नहीं था कि उससे पता कर लेता। उसके पास तो छोटा वाला फ़ोन जो होता है वही था। तो वह इंतज़ार कर रहा था उस लड़की का जो उसकी बड़ी मदद किया करती थी, जिसका नाम था मीरा। वो हमेशा उसकी हर कार्य में मदद किया करती थी और उसने कहा था कि जब परिणाम आएगा, पेपर मेरे पिताजी के पास आएगा तो मैं लेकर के आऊँगी और तुम्हें बताऊँगी कि तुम्हारे परिणाम क्या हुआ। और वह परेशान अपना इधर उधर कमरे में घूम रहा था। तभी बजे दोपहरी में उसके कमरे के बाहर दस्तक हुई तो उसने जैसे समझ लिया कि मीरा ही होगी। दरवाज़ा खोला तो देखा प्रचंड गर्मी से उसका चेहरा लाल पड़ गया था। पसीने की बूंदें उसके चेहरे पर साफ दिखाई पड़ रही थी। विनय उसको डांटते हुए बोला, इतनी दोपहरी में दौड़ के आने की क्या ज़रूरत थी, पसीने से तरबतर हो गई हो। उसने अपने चुन्नी से अपना चेहरा पोंछा और पोंछ करके मुस्कुराते हुए पेपर उसके आगे बढ़ा दिया और बोली कि अब तो हमारे लिए मिठाई बनती ही है और उसे खिलाना पड़ेगा। विनय ने कहा, क्या हुआ? उसने पेपर आगे बढ़ाया और दिखाया। विनय ने देखा परीक्षार्थियों में सफल व्यक्तियों का रोल नंबर उसका था। उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसने बड़ा धन्यवाद दिया। उसने कहा, मेरा तुम बहुत मेरी सहायता और मदद किए हो। मैं तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकता और तुम्हारे एहसान का बदला शायद हो सकता है कि जीवन में चुका न पाऊँ। पर मीरा ने कहा, देखो, मेरे प्रेम का बदला एहसान मत बताओ और आज तो कह दिया, आज की बात कभी नहीं कहना। और वह अपने घर फ़ोन करना चाहता था, बताना चाहता था पिताजी को, पर उनके चाचा के पास फ़ोन था। वो बात कराने में आनाकानी किया करते थे, इसलिए जान करके उसने अपनी तैयारी की घर जाने की कि जा कर के घर वालों को कम से कम बता सकूं कि मैं उनकी इच्छाओं के अनुरूप सफल हो गया हूं, तो पिताजी का दिल खुश हो जाएगा। अब वह अपने पास पैसे टटोलने लगा। महीने के अंत में उसके पास इतने पैसे ही भी नहीं होते थे। उसकी तो मदद मीरा ही किया करती थी।
जब उसके पास किताबें नहीं होती थी, पैसे नहीं होते थे, तो मीरा उसकी मदद चुपके से अपने पिताजी से छुपा करके करती थी। और विनय उसके पिताजी को बाबा जी कह के बुलाता था। यह सारी बात वह जानते हुए भी मीरा आई और उससे बताया कि देखो मैं गांव जा रहा हूँ और एक दिन आऊँगा और तुम्हें सदा के लिए अपने साथ ले जाऊँगा। तो मीरा ने कहा क्या सच कह रहे हो? उसने कहा बिल्कुल सही कह रहा हूँ और मैं आऊँगा और तुम्हें ले जाऊँगा, सदा के लिए अपने साथ रखूँगा। तो मीरा ने कहा कि देखो जल्दी करना, मेरे बाबा मेरे विवाह की तैयारी कर रहे हैं और तुम नहीं आए तो मैं कुछ न कुछ अवश्य कर लूँगी। विनय ने आश्वासन दिया कि तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी आऊँगा। इधर विनय अब जब पैसा टटोला तो उसके पास मात्र 100 रुपये थे। अब 100 रुपये में वो खाना खाए या भाड़ा किराया लगा करके घर जाए, बड़े असमंजस में था। तभी मीरा भोजन लेकर के आई और उसने उसको भोजन कराया, विदा किया। विनय अपने गांव आया। गांव वालों को भी पता चल चुका था कि विनय अब कलेक्टर के रूप में हो चुका है। तो गांव वाले जब वह बस से उतरा तो ढोल नगाड़े आदि बजाते हुए मालापुर से लाद दिया और अपने कंधे पर बिठा करके गांव ले गए। पिताजी के घर पहुंचते ही विनय दौड़ करके अपने माता पिता के चरणों में गिर गया और कहा कि आप लोगों का आशीर्वाद सफल हो गया और आप लोगों ने जो हमारे लिए आकांक्षा की थी, इच्छा की थी, वह सफल हो गई है। अब पिताजी बड़े खुश थे, माताजी खुश थी और गांव में पिताजी घूमते थे सीना तान करके कि मेरा बेटा कलेक्टर हो गया था है। विनय सुनता मुस्कराता। इधर कुछ समय व्यतीत होने के बाद वह जब उसका कॉल लेटर आ गया ट्रेनिंग का, तो वह ट्रेनिंग के लिए चला गया और ट्रेनिंग में समय काफ़ी व्यतीत हो गया। वहाँ से जब वह ट्रेनिंग से निकल करके अपनी ड्यूटी ज्वाइन किया तो तुरंत फिर अपने इलाहाबाद मीरा के घर जाने का विचार बनाया और ड्राइवर से कहा कि अच्छी अच्छी मिठाइयाँ ले लो और गाड़ी में भर दिया और मीरा के घर पहुंचा तो देखा तो बरामदे में मीरा के पिताजी बैठे हुए थे। चेहरा उदास था, शरीर कमज़ोर हो गया था, आंखें भी कमज़ोर हो गई थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उन्हें महान दुख है। विनय ने पूछा पिताजी आप कुछ दुखी नज़र आते हैं, बात क्या है? उन्होंने कहा बेटा कुछ मत पूछो, मेरे दुख की पारावार नहीं है। तब विनय ने कहा मीरा कहाँ है? उनकी आंखों से आंसू ढुलक आए और उन्होंने कहा मीरा तो भाग गई। विनय ने कहा कहाँ भाग गई, किसके साथ भाग गई? तो उन्होंने बताया किसी के साथ नहीं गई, मैं उसकी शादी की तारीख तय कर दिया था और वह बार बार मना कर रही थी और एक अखबार का पेपर का पन्ना अपने सीने से लगा करके कहती थी वह आएगा मुझे ले जाएगा। मैं भी जानता था कि तुम कलेक्टर हो गए हो, अब कहाँ अनपढ़ मीरा से शादी करने आओगे? क्योंकि मीरा अनपढ़ थी, वो पढ़ी लिखी तो थी नहीं। पर उसका जो विनय के प्रति प्रेम था वह निस्वार्थ था। अब तो विनय को काटो तो खून नहीं, उसका दिमाग शून्य पड़ गया। उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि उसके पिताजी को मिठाइयाँ दे। अब वह बेचारा क्या करे, वापस ड्राइवर को बोला कि गाड़ी वापस करो और उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसे जितना भी समय मिलता मीरा को ढूंढने का प्रयत्न करता, अपना काम करते हुए भी शहर का कोना कोना छान मारा पर मीरा का कहीं भी कोई पता नहीं लगा। एक बार वह अपने घर आया
तो उसके पढ़ने वाले साथ में जो लड़का रमेश था, उसने अपने घर डिनर पर बुलाया। उसका घर सासाराम में था, बिहार के सासाराम जिले में। अब वह इतना उदास हो गया था मीरा के चिंता में कि वह धीरे धीरे शराब भी पीने लगा था, बियर पीने लगा था, क्योंकि वह अत्यंत व्याकुल रहा करता था मीरा के बगैर। और घर वाले जब शादी की बात करते, लड़की दिखाते, फोटो दिखाते, तो वह शादी के लिए मना कर दिया करता था। उसका हृदय तो मीरा के लिए तड़प रहा था। रमेश का काल आया, वह जाना नहीं चाहता था, पर घर वालों ने कहा नहीं नहीं, तुम्हारा मित्र है, चले जाओ। घर वाले सोच रहे थे, पिता माता, कि वहाँ जाएगा इसका दिल बहल जाएगा, पता नहीं क्यों हमेशा उदास रहा करता है। दबाव बनाया तो उसने अपना विचार बदल दिया और रमेश के यहाँ जाने का प्रोग्राम बना लिया और अपनी गाड़ी लेकर के सासाराम के लिए चल दिया। रमेश के घर पहुँचा और जब रमेश के घर पहुँचा तो रमेश ने दौड़कर उसका स्वागत किया, बैठाया। और उसकी पत्नी आई। उसकी पत्नी ने कहा कि देखो घर के लिए कुछ सामान लाना है, मेहमान भी आए हैं और आप जाकर के सामान ले आइए। तब रमेश ने कहा कि तुम इनको चाय वाय पिलाओ, तब तक मैं आता हूँ। अब वह कह के बाज़ार चला गया। तब तक घर के अंदर से बर्तन गिरने की आवाज़ आई तो रमेश की पत्नी ने डांट करके कहा, मीरा देखो तुम ठीक से काम करना नहीं जानती तो फालतू क्यों काम कर रही हो, छोड़ करके कहीं अन्यत्र चली जाओ। और मीरा का नाम सुनते ही विनय को तो शंका हो गया। वह सीधे उसका जो चाय का कप था वह नीचे गिर पड़ा और सीधे अंदर गया। देखा तो मीरा बर्तन मांज रही थी, उसके हाथों में कालिख लगी थी। मीरा ने विनय को देखा, उसके आंखों में आंसू भर आए। उसने सोचा वो कि लिपट जाऊं, पर उसके हाथों में कालिख लगी थी। और विनय तो अप टू डेट था, सफ़ेद कपड़े, सफ़ेद पैंट, टाई, इसलिए उसने सोचा, संकोच किया। पर विनय ने पकड़कर उसे अपने सीने से लगा लिया कि मीरा, मैं तुम्हारे लिए कितना तड़प रहा था। शहर का कोना कोना छान मारा पर तुम मिली नहीं, और आज मैं धन्य हो गया, मेरा प्यार मुझे मिल गया, बहुत प्रसन्न हुआ। मीरा भी बड़ी खुश हुई और तैयार हुई। रमेश की पत्नी ने जब जान लिया कि मीरा ये कलेक्टर साहब की प्रेमिका है और ये शादी करेंगे, तो उसने बड़ी क्षमा मांगी कि हमने मीरा को जो कुछ भी कहा, जो भी डांट लगाई, उसके लिए आप क्षमा करना। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपको क्या मालूम था, मैं तो परेशान हो गया था और आपको अब प्रणाम, मैं अब चलता हूँ। विनय ने मीरा को अपने सीट के बगल में बैठाया और गाड़ी ड्राइव करते हुए अपने स्थान की ओर चल दिया। मीरा उसके कंधे पर सर रख के आ रही थी, जैसे उसका खोया हुआ स्वर्ग मिल गया हो। दोनों घर पे आए और दोनों की विधिवत शादी हुई। और वह मीरा का निश्चल प्रेम, जो कि बिल्कुल अनपढ़ गंवार थी, लेकिन दिल में जो प्रेम किया था अनवरत, 3 साल बराबर विनय के साथ रहते हुए कोई अनैतिक संबंध उनके बीच नहीं था, केवल हृदय का प्रेम था। मीरा का एक तरफा प्रेम विनय को बांध लिया था कि कलेक्टर बनने के बाद भी वह उसे नहीं भुला पाया और आजीवन के लिए अपनी संगिनी बना लिया।